सेशन हम फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। आज के सेशन में हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या संविधान में भी डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव की गुंजाइश है। ऑफ कोर्स गुंजाइश है, बट दैट डिस्क्रिमिनेशन शुड रीजनेबल एंड टू इस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड टू इस्टेब्लिश डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक ऐसा भेदभाव, एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इस्टेब्लिश करता हो, इस तरह का भेदभाव हम कर सकते हैं। भेदभाव कर सकते हैं मीन्स व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्लासिफिकेशन किस टाइप का होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, अर्थात इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का होना अनिवार्य है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का होना कैसे अनिवार्य है? जैसे कि हमने अभी आर्टिकल 14 में, जो इसके पहले एक मैंने सेशन किया था आर्टिकल 14 में, उसमें हमने बताया था आर्टिकल 14 बात करता है राइट इन रेम की, राइट इन रेम कि ये एक यूनिवर्सल राइट है जो न केवल भारत के नागरिकों पर, बल्कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के नागरिक के पास ये अधिकार है कि स्टेट उसकी जो है क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। मतलब राज्य क्या करेगा? किसी भी देश का नागरिक हो, अगर वो भारत में है और हमारे भारत में है, तो वो किसी भी देश का नागरिक हो, भारत उसकी जो है क्या करेगा? रक्षा करेगा। मतलब स्टेट जो है किसी को भी प्रोटेक्शन देने से डिनाय नहीं कर सकता है। ये तो एक राइट इन रेम की बात हो गई। अब राइट इन पर्सोनम क्या है? राइट इन पर्सोनम दो तरह के राइट होते हैं। राइट इन पर्सोनम ये बात करता है इंडिविजुअल राइट्स की। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब, कहने का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ऑल आर नॉट ट्रीटेड और ऑल कांट बी ट्रीटेड अलाइक। सभी को एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, सभी को एक समान ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अब जब ये वाली बात हो गई राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, ये चीज समझ में आ गई होगी कि सभी को एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब हम इसको डिटेल में अगर हम जाने, तो यद्यपि हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल 14 जब मैंने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा ताकि मैं आर्टिकल 15 को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आर्टिकल 14 जो है क्लास 1, ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि हमने बोरो किया है या डायरेक्ट किया है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? फ्रॉम एबी डाइसी की बुक से। एबी डाइसी की किताब है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर लिखी है, और ये कहते हैं कि ये एस्टेब्लिश करती है बेसिकली रूल ऑफ लॉ, जहां पे लॉ की सुप्रीमेसी है। और यहां पर ये कहते हैं कि सभी कानून की नजर में एक समान है। ये बात करते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है कि यदि किसी काम को करना, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई विशेष कार्य करना अपराध है और उस अपराध की सजा 3 साल है, तो वो फिर चाहे कोई भी हो उसको क्या करना चाहिए? ये कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून ही सुप्रीम है,
कानून का शासन है, उस व्यक्ति को 3 साल की सजा दे देनी चाहिए। यही तो है कहने का मतलब। लेकिन जब ये वाली बात होती है कि भाई उस व्यक्ति को 3 साल की सजा दे देनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति है कौन? वो बूढ़ा है। जब उसने वो अपराध किया तो क्या प्रेजेंस ऑफ मेंसरिया थी? क्या मेंसरिया थी? उसको अपराध करने के पीछे उसकी कोई भावना थी, या कोई बच्चा था जिसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है? तो आर्टिकल 14 क्लास 1 कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये अपराध किया है, इसकी ये सजा है, तो इसको ये सजा दे देनी चाहिए। जबकि आर्टिकल 14 क्लास 2 ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, कि सभी को इक्वली प्रोटेक्ट तो किया जाना चाहिए, लेकिन इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होनी चाहिए। ये एस्टेब्लिश करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, जहां पर ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया गया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आर्टिकल 14 को का बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हुआ। किसके केस में? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1978 में। हम कभी जो है सेशन लेंगे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या और बहुत सारे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं, जो माइलस्टोन है, वहां पर हम डिस्कस ये भी करेंगे कि इनफैक्ट क्या हुआ था और क्या इंटरप्रिटेशन किया गया था। और यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जहां पर डिस्कस हुआ था आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, और ये रिकनेक्ट हुए थे, और आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 21A में। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। ये कहता है ऑल आर नॉट, ऑल कांट बी ट्रीटेड अलाइक, सभी को एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया अर्थात रीजनेबल क्लासिफिकेशन का होना अनिवार्य है। मतलब कहने का ये था कि एक 5 साल का बच्चा, एक 20 साल का जो है एडल्ट, दोनों एक तरीके से ट्रीट नहीं किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 14 क्लास 2 समझ में आया होगा। ये हमने यूएस के कॉन्सेप्ट से लिया। ये बात करता है एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की, और ये बात करता है एक निगेटिव कॉन्सेप्ट की। ये कहता है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना जरूरी है। 5 साल के बच्चे को और एक 20 साल के बच्चे को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहां पर यह चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 जो है डिस्कस करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट। राज्य के द्वारा भेदभाव करने के लिए ये क्या करता है? मना करता है कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। किसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है? राज्य अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ इट्स सिटीजन। अच्छा, भेदभाव नहीं करेगा तो किस तरह का भेदभाव नहीं करेगा? किन ग्राउंड पर भेदभाव नहीं करेगा? तो यहां पर क्वेश्चन है कि राज्य किन ग्राउंड पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 क्लास 1 में यह बात है कि भाई राज्य अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स। मींस 5 मेजर ग्राउंड लिए हैं कि इन 5 मेजर ग्राउंड पर जो स्टेट है अपने सिटीजन्स के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो 5 मेजर ग्राउंड क्या है?
रिलीजन बेसिस पे, ये कैसे भी लिख लो आगे पीछे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब स्त्री और पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र के आधार पर, जब बात क्षेत्र के आधार की होगी, सेक्स का बेस होगा, रिलीजन बेस होगा, कास्ट बेस पे मतलब जाति के आधार पर, और भाषाई आधार पर, पांचवा लैंग्वेज बेसिस पे। ये आप भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, किसी भी राज्य किसी भी व्यक्ति से इस तरह की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि आप इस धर्म को बिलोंग करते हो इसलिए हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस धर्म को बिलोंग करते हो इसलिए हम आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी इक्वल है, आर्टिकल 16 में कहा है कि ऑल आर, सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसमें, जॉब में। सेक्स के बेसिस पर नहीं करेंगे, और रीजन के मतलब क्षेत्र और जाति, इन तमाम इन ग्राउंड पर राज्य जो है क्या नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यहां पर बात की गई है राज्य नहीं करेगा भेदभाव, लेकिन आर्टिकल 15 क्लाज 2 की जब हम बात करते हैं, 15 क्लाज 2, यहां पर कहा गया है कि कोई किसी के साथ, मतलब जो राज्य में रहने वाले राज्य के नागरिक हैं, वो नागरिक भी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। अगर नागरिक भी एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं तो फिर वो क्या है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, जैसा कि फिर प्रोविजन में दिया गया होगा, जैसा फिर लीगल प्रोविजन होगा, वो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, भेदभाव करने वाला व्यक्ति पनिश्ड किया जाएगा। तो कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा, तो कहां पर नहीं करेगा, शॉप्स पर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर्स में, भाई अगर कोई मूवी देखने जा रहा है थिएटर में तो कोई भी जा सकता है, दुकान से अगर कोई सामान लाना है तो सभी ला सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने जाना है तो कोई भी जाकर के ट्रीटमेंट करवा सकता है। डॉक्टर ये थोड़ी कह सकता है कि भाई चूंकि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, चूंकि आप इस धर्म से बिलोंग करते हो, दैट्स वाई मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। तो मतलब कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, मूवी थिएटर हो, या पार्किंग प्लेस हो जहां पर जो है टूरिस्ट आते जाते हैं, मतलब विद इन इंडियन टेरिटरी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये चीज मेरे ख्याल से आर्टिकल 15 क्लाज 2 भी समझ में आया होगा। आर्टिकल 15 क्लाज 3 क्या कहता है? अभी हम बात कर रहे थे कि राज्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, अब हम कह रहे हैं राज्य कर सकता है। स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट विद इट्स सिटीजन, राज्य अपने नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकता है, लेकिन कैसे? विद द वैलिड डिस्क्रिमिनेशन, विद रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, विद इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया मतलब अपने तर्क के आधार पर राज्य के हित में, सिटीजन्स के फेवर में, और किस तरह का जब वो भेदभाव करेगा तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने वाला होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मींस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इस्टेब्लिश करता होगा, जो कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिस्कस किया गया था। डिस्क्रिमिनेशन किस तरह का कर सकता है राज्य? बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन देकर के, स्पेशल प्रिविलेज देकर के, जैसे कि महिलाओं से के मामले में कह सकता है कि भाई नहीं, ये स्टील इंडस्ट्री है, हजार्डियस इंडस्ट्री है, इसमें जो है महिलाएं काम नहीं करेंगी। पुरुषों से कह सकता है कि भाई तुम नर्स नहीं बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हो? बिकॉज ऑफ नर्स का जो जॉब है वो 100% इन इंडिया, भारत में एटलीस्ट, भारत में महिलाओं के लिए ही सुरक्षित है, क्योंकि हमारा देश, हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान, हमारे देश की सरकार ये मान चुकी है, और मान ही नहीं चुकी है बल्कि एक्सपेरिमेंटेड है
कि किसी भी पेशेंट की देखभाल एक महिला से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो नर्स की जॉब के लिए महिला को ही प्रेफर किया जाता है और इसमें 100% प्रिविलेज है महिलाओं को। लेकिन एक डॉक्टर बनने की बात जब होगी तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। टीचर या प्रोफेसर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो कुछ जगह इनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है कि ये महिलाएं जा सकती हैं इस जॉब में, और बच्चों के लिए प्रोहिबिटेड कर रखा है कि बच्चे इस काम को नहीं करेंगे। जैसे बच्चे कोई मजदूरी का काम है, मेहनत का काम है, बच्चे नहीं करेंगे। कौन से बच्चे नहीं करेंगे? बिलो 18 ईयर्स। भाई 18 ईयर्स से बिलो जो है बच्चे से मजदूरी करवाना मतलब वो बाल मजदूरी में आता है। तो बाल मजदूरी जो करवाएगा वो जो है क्या है, बाल मजदूरी करवाना एक पनिशेबल ऑफेंस है और करवाने वाला दंड का पात्र होगा। मीन्स जो बाल मजदूरी कराएगा, चाइल्ड लेबर कराएगा, ही विल बी कैरेक्टर ऑफ पनिशेबल, वो दंड का पात्र होगा, पनिशमेंट का पात्र होगा, कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट। तो यहां पर प्रोहिबिशन है कि भाई बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे, तो ये स्पेशल प्रिविलेज भी दे दिया गया है। अब बात करते हैं कि भाई आर्टिकल 15 क्लास 3 तक तो हो गया। आर्टिकल 15 क्लास 4 एंड 5 ये भी डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, कहता है कि द पीपल हु कम फ्रॉम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटी, वो व्यक्ति जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं या SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इस्टेब्लिश करने के लिए इनको हम क्या देंगे? स्पेशल प्रिविलेज देंगे। मतलब इनको रिजर्वेशन दे करके इनको क्या करेंगे? इक्वल लाएंगे, ताकि ये समाज में क्या हो जाए? इक्वालिटी लाए। तो यहां पर स्पेशल प्रिविलेज देने की बात की गई है किसको? इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को। और आर्टिकल 15 क्लास 6 में यह भी कहा गया है कि हम इनको जो है एजुकेशन में भी क्या देंगे? प्रिविलेज देंगे। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस अर्थात EWS से आते हैं या SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, और कहां पर? ना केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, इवन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आल्सो। मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी इनको एजुकेशन के लिए हम क्या करेंगे? स्पेशल प्रिवेल करेंगे। अगर कोई इंस्टीट्यूशन डिनाई करता है, सपोज करो कि किसी कोई एक व्यक्ति है, उसने सेट का स्कूल है, उसने अपना एक स्कूल बनाया और जमीन भी गवर्नमेंट से नहीं ली। जमीन उसने गवर्नमेंट से नहीं ली चूंकि उसने अपनी खुद की, या तो उसकी पैतृक जमीन थी या उसने जमीन खरीदी और खरीद करके अपनी जमीन पर सेल्फ फंडिंग पर अपने ही पैसे से पूरा एक इंस्टीट्यूशन बना के खड़ा कर दिया। अब इंस्टीट्यूशन बना के खड़ा कर दिया, एक कोई व्यक्ति है जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आता है, वो अपने बच्चे को लेकर के उस स्कूल में जाता है और कहता है कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन कर लो। अब उसने कहा कि भाई मैं तो 10,000 रुपए महीने फीस लेता हूँ, और वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आने वाला व्यक्ति कहता है साहब हम तो कमाते ही 15,000 रुपए महीने हैं, अगर मैं 10,000 रुपए आपको दे दूंगा तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा? तो वो तो जाहिर सी बात है, वो यहाँ गया क्यों है? जाहिर सी बात है किसी से सुना है, किसी ने उसको ज्ञान दिया है कि अरे क्या हुआ अगर महंगा स्कूल है। आप RTE के तहत जाइए, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 है, जो कि मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में डिस्कस हुआ था। भाई राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन का जो केस है वो राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो है एस्टेब्लिश हुआ था आपका राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस से। तो वो व्यक्ति अगर जाता है, तो वो अगर इंस्टीट्यूशन का ऑनर है, जो इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है या एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो कहेंगे कि भाई देखिए हमें आपके राइट टू एजुकेशन से क्या लेना देना है, हमने तो अपनी जमीन पर इंस्टीट्यूशन बनाया, अपने पैसे से इसको हमने शुरू किया, हम तो एक बिजनेस कर रहे हैं। तो याद रखिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या हॉस्पिटल्स हैं, ये बिजनेस कैटेगरी में नहीं आते हैं, सर्विस कैटेगरी में आते हैं। पहली चीज।
दूसरी चीज, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल है, चाहे वो खुद की ही लैंड पर क्यों ना बने हो, आप किसी को ट्रीटमेंट देने से डिनाई नहीं कर सकते हैं, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेट करने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। और चाहे भले ही उन्होंने अपने पैसे से बनाया है, लेकिन हर इंस्टीट्यूशंस का एक अपना बायलॉज होता है, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरलैप करता हो। तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आता है या SC/ST कम्युनिटी से आता है, तो आर्टिकल 15 क्लास 6 के तहत उसे क्या करना पड़ेगा, अपने यहां एजुकेट भी करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।